हमारे पास वर्किंग कैपिटल में 2 चैप्टर और बचे। एक तो कैश मैनेजमेंट है और दूसरा है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। आज हम शुरुआत करेंगे रिसीवेबल्स मैनेजमेंट से। पेज नंबर 158, प्लीज कम टू पेज नंबर 158। पेज नंबर 158, हेडिंग डालेगा रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। ओके, लिसन प्लीज। ओके, पेज नंबर 158, हेडिंग डालिए रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 41 तक। हमने आज की क्लास में जो क्वेश्चंस करने हैं वो है 28, 29, 30 एंड 31। ये 4 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में करने। ओके, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में स्टार्ट करिए और हेडिंग डालेगा बेसिक कंसेप्ट्स। पहले कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिख लिए जाएं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। बेसिक कंसेप्ट्स में लिखेगा नंबर 1। बेसिक कंसेप्ट्स में लिखेगा नंबर 1। नंबर 1 है, नंबर 1, इफ डेटर्स कलेक्शन पीरियड, if debtors collection period is 1 month, if debtors collection period is 1 month, comma, the debtors balance must be representing, the debtors balance must be representing 1 month credit sales. If debtors collection period is 1 month, debtors balance must be representing 1 month credit sales. क्या ये कंक्लूजन वैलिड है? ये तो हमने पिछले चैप्टर में कई बार लिखा और समझा है। नंबर 2 लिखेगा, पॉइंट नंबर 2, if debtors collection period is 1 month, if debtors collection period is 1 month, if debtors collection period is 1 month, comma, the investment in the debtors, the investment in the debtors must be representing, the investment in the debtors must be representing 1 month cash cost, 1 month cash cost। तो डेटर्स बैलेंस 1 महीने की सेल, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स 1 महीने की कैश कॉस्ट। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 लिखेगा, पॉइंट नंबर 3, whatever may be, whatever may be the credit period, पॉइंट नंबर 3 लिखेगा whatever may be the credit period, comma, the investment in debtors, okay, whatever may be the credit period, the investment in debtors is forever, the investment in debtors is forever। ओके, अगर हम अपने कस्टमर को 1 महीने का उधार देते हैं तो हमारा पैसा कितने टाइम के लिए फंस जाता है? हमेशा के लिए। वो पैसा 1 महीने में वापस आता है। जब वो वापस आता है तो प्रॉफिट के साथ वापस आता है। उसमें प्रॉफिट तो हम अपनी जेब में रख लेते हैं, बाकी पैसा बिजनेस में वापस लग जाता है और ये सर्कल घूमता रहता है।
मैं कहता हूं क्रेडिट पीरियड एक दिन का मानिए। आज सेल करी, पैसा कल आएगा, कल सेल करी, पैसा परसों आएगा। पर अगर वो कल आएगा फिर वापस चला जाएगा, परसों आएगा फिर वापस चला जाएगा। क्रेडिट पीरियड एक दिन का हो या एक महीने का हो, डेटर्स में पैसा हमेशा के लिए फंस जाता। इस पर आप ये कह सकते हो जब उसने हमेशा के लिए फंसना है तो हमारी वजह से क्रेडिट पीरियड एक महीने का हो या एक महीने का हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। देखो जी, ऐसा है, अगर आपको आपके कस्टमर से पैसे मिलते हैं तो आपको भी तो बड़े सारे लोगों को पैसे देने होते हैं। अब मान लीजिए कोई क्रेडिटर आपके पास आया है, वो कहता जी मैंने आपसे पैसे लेने, बताओ कब लेने आऊं। तो आप उसको डेट तो बताओगे ना, ये कौन सी वाली डेट होगी? जिस डेट को आपको आपके कस्टमर से पैसे मिलेंगे आप वही डेट उसको बता देना कि जी मेरा कस्टमर मुझे इस दिन पैसे देगा, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, अगर आप मान लो एक दिन के उधार पर देते हो तो इसका मतलब आज सेल करी, कल पैसा आ जाएगा, तो उसको बोल दो हाँ भी कल आके ले जाना पैसे, कल मेरे पास आएंगे मैं आपको दे दूंगा। भाई सीधी सी बात है, कैश तो मैनेज करना है ना। आपको पैसे आएंगे एक महीने के बाद, आप उसे टाइम दे दो 15 दिन के बाद का। अब बताओ ये सिचुएशन डील कैसे होगी? तो सिचुएशन डील करने के लिए ये जानना जरूरी है कि आपका डेटर्स कलेक्शन पीरियड कितना है। पर पैसा हमेशा के लिए वो कभी वापस नहीं आता, वो वापस इसलिए आता है क्योंकि उसको वापस जाना होता। क्या ये बात सही है? तो आइए पेज नंबर 158 पर, जैसा मैंने बताया आज हमने 4 क्वेश्चन करने हैं। हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। ओके, हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। हां जी, ए ट्रेडर whose current sales are rupees 15 lakhs per annum and average collection period of 30 days wants to pursue more liberal credit policy to improve sales. A study reveals the following: credit policy A, B, C, D, E, increase in collection period और increase in sales की डिटेल्स आपके सामने है। The selling price per unit is ₹5. Total cost per unit is ₹4, out of which variable cost accounts to ₹2.75 per unit. Required rate of return is 20% of amount invested. Assume 360 days in a year. Which of the above policies you would recommend? Heading डालेगा evaluation of various credit policies. Evaluation of various credit policies. तो जो आपको कॉलम्स बनाने हैं, बड़े सारे कॉलम्स बनाने हैं। पहले पर्टिकुलर्स, फिर एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग के बाद जो आपकी प्रोपोज्ड सिचुएशन है, असल में प्रोपोज्ड सिचुएशन में बड़े सारे केसेस हैं, पॉलिसीज है A, B, C, D, E। ये कॉलम्स आप बनाइए, पर्टिकुलर्स, एग्जिस्टिंग और प्रोपोज्ड। और प्रोपोज्ड में पॉलिसी ए, बी, सी, डी और ई। हम आज की क्लास में प्राइमरली जो क्वेश्चन करेंगे
ये आपके ग्रेजुएशन लेवल पे काफी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। मतलब सारे क्वेश्चन करने का पैटर्न एक जैसा ही होगा, सिंपल से क्वेश्चन होंगे। पर आने वाली क्लासेस में इसके काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो शुरू करेंगे। पर्टिकुलर्स, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, प्रोपोज सिचुएशन। और प्रोपोज सिचुएशन में 5 पॉसिबिलिटीज हैं, पॉलिसी ए, बी, सी, डी एंड ई। सबसे पहली इंफॉर्मेशन लिखेगा क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड के ब्रैकेट्स में लिखेगा डेज। अब ये बताइए, प्रेजेंटली आप अपने कस्टमर को कितने दिनों का क्रेडिट देते हैं? आप कितने दिनों का क्रेडिट देते हैं? प्रेजेंटली 30 डेज। 30 डेज। प्रपोज्ड पॉलिसी ए ये है, क्या ना आप क्रेडिट पीरियड 15 दिन बढ़ा दो। तो क्रेडिट पीरियड अब कितना हो जाएगा? अगर 15 दिन बढ़ा दिया जाए तो 45 डेज। पॉलिसी बी के क्रेडिट पीरियड को 30 दिन बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 60 डेज। पॉलिसी सी क्रेडिट पीरियड को 45 दिन बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 75। पॉलिसी डी कितना हो जाएगा? 90। पॉलिसी ई कितना हो जाएगा? 120। तो जो क्रेडिट पीरियड अभी 30 दिन का है, आप उसे बढ़ाकर 45, 60, 75, 90, 120 कुछ करना चाहते हो। आप वो सिचुएशन अचीव करना चाहते हो जहां पर आपको प्रॉफिट मैक्सिमम नजर आता हो। क्या ये बात सही? अब आप लिखेगा सेल्स। ये बताइएगा प्रेजेंटली सेल कितनी होती? आपने बताया 15 लाख रुपए। सेल आपने बताया 15 लाख रुपए। अगर आप पॉलिसी ए अडॉप्ट करोगे तो सेल कितनी बढ़ जाएगी? 60,000 रुपए। तो सेल कितनी हो जाएगी? 15,60,000। अगर पॉलिसी बी अडॉप्ट करोगे तो सेल कितनी हो जाएगी? 15,90,000। पॉलिसी सी अडॉप्ट करोगे तो 16,50,000। पॉलिसी डी अडॉप्ट करोगे तो 16,80,000। पॉलिसी ई अडॉप्ट करोगे तो 17 लाख रुपए। अब ये तो कह नहीं सकते ना कि चलो जी पॉलिसी ई अडॉप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सेल सबसे ज्यादा है। आपका ओपिनियन ये, देखो जी सेल भले हमारी कम करवा दो पर हमारा प्रॉफिट बढ़ाओ। आप बढ़ी हुई सेल के पीछे मत जाइए, अपने को बढ़ा हुआ प्रॉफिट चाहिए। तो इसका मतलब आप शुरुआत सेल से करिए, हम आपको रोक नहीं रहे, पर कहानी खत्म कहां होगी? प्रॉफिट पर। ठीक बात है। अब आप लिखिएगा यूनिट्स सोल्ड। सेलिंग प्राइस बताएंगे कितना लिखा है? ₹5 पर यूनिट। प्रेजेंटली आप कितनी यूनिट बेच रहे हैं? 3 लाख रुपए। पॉलिसी ए में आप कितनी यूनिट बेचेंगे? 3,12,000 रुपए। पॉलिसी बी में आप कितनी यूनिट बेचेंगे? 3,18,000 रुपए। पॉलिसी सी में आप कितनी यूनिट बेचेंगे? 3,30,000। पॉलिसी डी में 3,36,000 और पॉलिसी ई में 3,40,000। यूनिट्स हमने इसलिए कैलकुलेट करी
क्योंकि असल में यूनिट्स की मदद से हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे तभी तो प्रॉफिट पता चलेगा। अब आप लिखेगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में कितना लिखा है वैसे? ओके 2.75 पर यूनिट। अगर 3 लाख यूनिट हैं तो ₹2.75 से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट बताएं। दोबारा बोलें। ओके 8,25,000 8,58,000 8,74,500 9,12,000 सॉरी दोबारा से बताएं। ओके 9,07,500 9,24,000 9,35,000 9,35,000 रुपए। तो ये आपने हर एक लेवल पर वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या लिखना चाहिए? फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करोगे तो फिर आपको टोटल कॉस्ट पता चलेगा। क्वेश्चन में लिखा है प्रेजेंटली पर यूनिट कॉस्ट है ₹4। क्या आपको यह लिखा हुआ मिल रहा है? प्रेजेंटली पर यूनिट कॉस्ट है ₹4। यूनिट्स हैं 3 लाख प्रेजेंटली, तो टोटल कॉस्ट हो गया 12 लाख 12 लाख रुपए। क्या ये बात सही है? 3 लाख यूनिट पर यूनिट कॉस्ट ₹4, टोटल कॉस्ट 12 लाख, बैलेंस फिक्स्ड कॉस्ट 3,75,000। अगर फिक्स कॉस्ट 3,75,000 है तो यह फिक्स कॉस्ट हर समय 3,75,000 ही रहना चाहिए। टोटल कॉस्ट बताएंगे 12,33,000 12,49,500 12,82,500 12,99,000 13,10,000। चलिए ये आपने वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट की डिटेल्स बताई, आपने टोटल कॉस्ट बताया। आइए अब सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट पता कर लेते हैं। अब प्रेजेंटली सेल अगर 15 लाख है, कॉस्ट अगर 12 लाख है, तो प्रॉफिट हो गया बैलेंस 3 लाख रुपए। 15,60,000 सेल है, 12,33,000 कॉस्ट है, प्रॉफिट हो गया 3,27,000 3,40,500 3,67,500 3,81,000 3,81,000 के बाद 3,90,000 3,90,000 रुपए।
3,90,000, 3,90,000 रुपए, ठीक है ना। प्रॉफिट तक की कैलकुलेशन तो ठीक है। इसके बाद आप लिखिएगा इंक्रीज इन प्रॉफिट। पहले का प्रॉफिट अगर 3 लाख है, अगला प्रॉफिट 3,27,000 है, तो बताइए प्रॉफिट बढ़ कितना रहा है? 27,000। यहां पे प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है? 40,500, 67,500, 81,000 एंड 90,000, ठीक है ना। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन, कौन सी पॉलिसी आप पिक करना चाहेंगे? दोबारा बोलिए, ई, क्योंकि इसमें इंक्रीज इन प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। अगर मैं अपने आंसर को यहां रोक दूं तो गड़बड़ ये है, एक तो जी ये पता ही नहीं चल रहा कि ये रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। आपने अब तक की डिस्कशन में डेटर्स के बारे में बात ही नहीं करी, तो फिर ये क्वेश्चन रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के चैप्टर में डाला ही क्यों हुआ है? अगर ये कॉस्टिंग की क्लास में भी डिस्कस हो रहा था तो भी इसका आंसर ऐसे ही आता। दूसरी समस्या ये है, पहली समस्या ये कि इसमें रिसीवेबल्स कहां है, दूसरी समस्या ये कि इसमें फाइनेंस कहां है। आखिरकार तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप डेटर्स के बारे में बात करें और आप कुछ पैसों के बारे में भी बात करें। फाइनेंस यानी पैसे ना, डेटर्स के बारे में बात करनी रह गई और पैसों के बारे में बात करनी रह गई। बाकी तो आंसर आ गया ना, बाकी तो आंसर आ गया। चलिए ठीक है, इसका मतलब आंसर अभी थोड़ी दूर है। आप लिखिएगा अमाउंट इन्वेस्टेड इन डेटर्स। क्या लिखा आपने? अमाउंट इन्वेस्टेड इन डेटर्स। इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर कलेक्शन पीरियड 30 दिन का है तो डेटर्स बैलेंस है 30 दिनों की सेल। क्या यह स्टेटमेंट वैलिड है? पर इन्वेस्टमेंट है 30 दिनों की कॉस्ट। अगर डेप्रीसिएशन नहीं है तो, डेप्रीसिएशन होता तो मैं कैश कॉस्ट शब्द इस्तेमाल कर लेता। एक बार फिर से, डेटर्स बैलेंस है 30 दिनों की सेल, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स है 30 दिनों की कॉस्ट। टोटल कॉस्ट है 12 लाख रुपए। 12 लाख है ना टोटल कॉस्ट। अगर मैं 15 लाख पर कैलकुलेशन करने लग पड़ूं तो वो तो कैलकुलेशन सेल्स पर हो जाएगी, वो तो आप डेटर्स बैलेंस बताने लगोगे। पर मैं डेटर्स बैलेंस नहीं पूछ रहा हूं आपसे। साल के दिन कितने हैं? 360। ये मैंने 360 से डिवाइड कर दिया। यह है एक दिन की कॉस्ट। अगर ये एक दिन की कॉस्ट है तो कोई 30 दिनों की कॉस्ट बताए। 1 लाख रुपए। कोई गड़बड़, कोई शक? मैं फिर कहूंगा, कलेक्शन पीरियड 30 दिन, डेटर्स बैलेंस 30 दिनों की सेल, इन्वेस्टमेंट 30 दिनों की कॉस्ट। आगे कलेक्शन पीरियड 45 दिन, डेटर्स बैलेंस 45 दिनों की सेल, इन्वेस्टमेंट 45 दिनों की कॉस्ट। कॉस्ट ये रही 12,33,000 रुपए। ये पूरे साल की कॉस्ट है, यानी ये 360 दिनों की कॉस्ट है। सोचिए 45 दिनों की कॉस्ट कितनी हुई? 154,125। कलेक्शन पीरियड 60 दिन,
डेटर्स बैलेंस 60 दिनों की सेल, इन्वेस्टमेंट 60 दिनों की कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 12,49,500। पहले 360 से डिवाइड करें, यह है एक दिन की कॉस्ट। 60 से मल्टीप्लाई करें, 60 दिनों की कॉस्ट 208,250। 208,250। उसी तरीके से टोटल कॉस्ट है 12,82,500। 360 से डिवाइड करें और 75 से मल्टीप्लाई करें। 267,188। टोटल कॉस्ट है 12,99,000। ये रिप्रेजेंट करता है 360 दिनों को। हम जानना चाहते हैं 90 दिनों को। 3,24,750 रुपए। टोटल कॉस्ट है 13,10,000। ये रिप्रेजेंट करता है 360 दिनों को। हम जानना चाहते हैं 120 दिनों को। 4,36,667। तो ये आपने अमाउंट इन्वेस्टेड इन डेटर्स कैलकुलेट कर लिए। ओके, ये कैलकुलेशन मुश्किल तो नहीं हमारे लिए। अब आप लिखिएगा एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। देखिए, जो डेटर्स में आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है, उसको ध्यान में रखते हुए बताइए कि आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट डेटर्स में कितनी है। पहले 1 लाख, फिर 1,54,125 एडिशनल इन्वेस्टमेंट 54,125। ठीक है ना, 54,125। फिर है 108,250, 167,188, 224,750, 3,36,667। देखिए, जो लोग दूसरों के पैसों पे बिजनेस करते हैं, मतलब बिजनेस अपना ही करते हैं पर पैसा दूसरों का लगवाते हैं, तो वो किन शर्तों पर बिजनेस करते हैं? यही शर्त होती है जी, बिजनेस से जो कमाएंगे उस कमाई में पहला हक फाइनेंसर को दिया जाएगा। जिससे पैसा लिया गया है इस काम को करने के लिए, जो भी हम कमाएंगे उसका पहला हक उस आदमी को होगा जिसने इस काम को करने के पैसे दिए। इसका मतलब आप ये बात समझ लीजिए कि ये जो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, ये सारा आपकी जेब में नहीं जाएगा। इसका एक हिस्सा किसकी जेब में जाना है? देखिए, आप जो एडवेंचर करना चाहते हैं उस एडवेंचर को इतने रुपयों की जरूरत पड़ेगी, तो इन रुपयों का इंतजाम करना पड़ेगा। जो भी आदमी ये रुपए आपको देगा वो आपसे बदले में कुछ एक्सपेक्ट तो करता ही है। जब भी आप कोई एडवेंचर करते हैं तो उस एडवेंचर से कम आपको कुछ कमाना पड़ता है। वो इसलिए नहीं कम से कम कमाना पड़ता कि अपने घर लेके जाना है, इसलिए कमाना पड़ता है कि इस काम को करने के लिए जिस आदमी से पैसे लिए उसको खुश करना है। अगर बैंक से भी लोन लोगे तो बैंक इंटरेस्ट नहीं लेगा आपसे, यानी बैंक के इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मेरे ऊपर एक दबाव है कि मुझे कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा।
और क्वेश्चन ने हमको बताया है कि वो दबाव है 20%। 20% इसलिए कमाना है क्योंकि कमाकर उसे देना है कि जिसका पैसा इस काम में हम लगवा रहे हैं। मैंने आपको कहा ही था कि अगर पहले डेटर्स के बारे में बात करेंगे तो फिर हम लोग बाद में पैसों के बारे में भी बात करेंगे। आइए पैसों के बारे में बात करी जाए। फाइनेंसिंग कॉस्ट एट रेट ऑफ 20%। पॉलिसी ए को अगर इंप्लीमेंट करना है तो आपको 54,125 रुपए चाहिए। जिस आदमी से आपने 54,125 रुपए मांगे वो कहता जी मैं आपको 54,125 तो दे दूंगा, पर इस पर मुझे क्या मिलेगा? हमने कहा जी 20% आपका। तो बताइए इसका 20% कितना हुआ? 10825। ठीक है। अब है 1,08,250, इसका 20% बताइए। 21,650, इसका 20% बताइए। 33438 44950 67333 67333। देखिए अब हम डेटर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, अब हम फाइनेंस के बारे में भी बात कर रहे हैं। ठीक है ना? लास्ट में लिखेगा नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट। इसका सीधा सा मतलब है वो प्रॉफिट बताइए जो आपकी जेब में रह जाएगा। यस, आप कहते हैं प्रॉफिट 27,000 बढ़ जाएगा, पर उसमें से 10,825 फाइनेंसर की जेब में चला गया, तो हमारे पास क्या रह गया? 27,000 में से 10,825 माइनस कर दीजिए। 16,175 16,175। 40,500 हम कमाएंगे, उसमें से 21,650 चला गया। 18850। 67,500 में से 33,438 चला गया। 34062। आपने बताया 34062। नेक्स्ट केस 36050 22667 22667। अल्टीमेटली हम कमाना तो अपने लिए चाहते हैं ना। ये दिखता है कि हमारी कमाई 90,000 सबसे ज्यादा यहां पर है, पर जी हमारे यहां इस केस में घर में सबसे ज्यादा कमाई पहुंचती नहीं है। इसमें से फाइनेंसर हमारे इतने सारे रुपए ले लेता है, अपने घर में पहुंचते हैं सिर्फ 22,667। तो ये तो बात बन नहीं रही है। उल्टा केस डी ठीक है, इसमें भले ही प्रॉफिट आपका कम हो, लेकिन घर पहुंचने वाला प्रॉफिट तो सबसे ज्यादा यही है। तो हम तो कह रहे हैं ना, हम कमा तो अपने लिए रहे ना, तो अपने लिए अगर फायदा कराना है तो आपको पॉलिसी डी अडॉप्ट करनी चाहिए। लिखो कंक्लूजन। इट इज recommended to adopt proposed policy D. It is recommended to adopt proposed policy D as it will be
most beneficial, as it will be most beneficial under the given circumstances, as it will be most beneficial under the given circumstances. ठीक है ना? तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दिया। अब आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 30। हाँ जी, एट प्रेजेंट ए कंपनी सेल्स 10,000 यूनिट्स एट ₹300 per unit. The variable cost is ₹200 per unit and fixed cost ₹3 lakh per annum. The credit allowed by the company is 1 month. The company is considering a proposal to increase the credit period to 2 months and 3 months and has made the following estimates. आप देखिएगा, आपको क्रेडिट पॉलिसी, उसके बाद कुछ डिटेल्स और भी दे रखी हैं। डिटेल्स आपके सामने है ही। फिर क्वेश्चन कहता है नीचे, देयर विल बी इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट बाय ₹50,000 ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन सेल्स बियॉन्ड 15% ऑफ प्रेजेंट लेवल. The company expects 20% return on investment in receivables. ये हो गया minimum desired earning. You are required to select the credit policy which is most suited to the company. लिखेगा evaluation of various credit policies. इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस क्रेडिट पॉलिसीज, वही कॉलम्स हैं। प्रेजेंटली तो हम 1 महीने का क्रेडिट दे रहे हैं, हम इससे बढ़ाकर या तो 2 महीने का करना चाहते हैं या फिर 3 महीने का करना चाहते हैं। ओके, यही क्वेश्चन हमारे सामने है। हम इससे बढ़ाकर या 2 महीने का करना चाहते हैं या 3 महीने का करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत कहां से करें? यूनिट्स सोल्ड से। प्रेजेंटली आप कितनी यूनिट्स बेच रहे हैं? 10,000। अगर क्रेडिट पीरियड 2 महीने का हो गया ना, तो सेल 15% बढ़ जाएगी। तो कितनी यूनिट्स आप बेचेंगे? 11,500। अगर क्रेडिट पीरियड 3 महीने का हो गया ना, तो सेल 30% बढ़ जाएगी। $13,000। ठीक है, तो आपने यूनिट सोल्ड लिखी एट प्रेजेंट और प्रपोज सिचुएशन में भी। अच्छा, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दे रखा? तो प्रेजेंटली सेल्स कितनी है? 30 लाख रुपए। अगर 11,500 यूनिट बेचेंगे तो 34,50,000। और यहां पर 39 लाख, 39 लाख रुपए। चलिए, आपने सेल्स रिकॉर्ड करी, फिर आप रिकॉर्ड करना चाहेंगे वेरिएबल कॉस्ट।
वैसे वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में कितना लिखा है? 200 पर यूनिट। तो प्रेजेंटली कितनी वेरिएबल कॉस्ट है? 20 लाख रुपए। 11,500 यूनिट के लिए कितनी हो जाएगी? 23 लाख रुपए। और यहां पर 26 लाख रुपए। हां जी, वेरिएबल कॉस्ट आपने रिकॉर्ड करी ₹200 पर यूनिट के हिसाब से। फिर आप मुझे बताएंगे फिक्स्ड कॉस्ट। प्रेजेंटली फिक्स कॉस्ट कितनी? और आप जानते हैं फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन इंक्रीज करवा रहा है तो फिर हम लोग मना भी नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सेल फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी 50,000, लेकिन ये तब बढ़ेगी अगर सेल 15% से ज्यादा बढ़े तो, जो कि इस केस में होगा। तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3,50,000। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों का अगर टोटल कर दिया जाए तो वो तो हो गया फिर टोटल कॉस्ट 23 लाख रुपए, 26 लाख रुपए और आखिर में 29,50,000 रुपए। आइए सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं और जो अमाउंट आएगा उसको हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर बैड डेब्ट्स। आपने बताया प्रॉफिट बिफोर बैड डेब्ट्स, तो 30 लाख में से 23 लाख माइनस करें तो 7 लाख रुपए। 34,50,000 में से 26 लाख माइनस करें तो 8,50,000 और आखिरी केस में बताएं 9,50,000। ये आपने बता दिया प्रॉफिट बिफोर बैड डेब्ट्स। प्रॉफिट बिफोर बैड डेब्ट्स। अब आप इसमें से माइनस करिएगा बैड डेब्ट्स। प्रेजेंटली क्वेश्चन कहता है कि बैड डेब्ट्स है 1% ऑफ सेल। 1% ऑफ सेल। अगर सेल है 30 लाख रुपए तो बैड डेब्ट 1% कितना हो गया? 30,000 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 6,70,000 रुपए। 6,70,000 हो गया ना? क्या ये बात सही? अब यहां पर बैड डेब्ट होगा सेल का 3%। सेल है 34,50,000, 3% आप बताएं 1,03,500 रुपए। 746,500 और 5% कितना? 1,95,000। 7,55,000। आपने बताया 7,55,000। फिर आप लिखिएगा इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट से कंपेयर करके आप इंक्रीज इन प्रॉफिट बताइए। पहले 6,70,000, फिर 7,46,500, 76,500 एंड 85,000। ये बात सही है कि हम बिजनेस से कमाते हैं, पर बिजनेस की कमाई घर तक पहुंच नहीं पाती। बीच रास्ते में फाइनेंसर बैठा हुआ है, कहता जी मेरा हिस्सा तो देके जाओ इसमें से, क्योंकि काम तो आप मेरे ही पैसों से करते हो। तो अब मुझे एक डेटर्स के बारे में और दूसरा फाइनेंस के बारे में बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो आइए लिखते हैं
इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। हां जी, अगर क्रेडिट पीरियड 1 महीने का है तो डेटर्स बैलेंस है 1 महीने की सेल, पर इन्वेस्टमेंट है 1 महीने की कॉस्ट। टोटल कॉस्ट है 23 लाख रुपए। आप मुझे 1 महीने की कॉस्ट बताएं, फिर से बताएं। 191667। क्रेडिट पीरियड 2 महीने का, इन्वेस्टमेंट है 2 महीनों की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है 26 लाख रुपए। तो सोच लीजिए कि 2 महीनों की कॉस्ट कितनी हुई। $4,33,333। 4 पंचम 3। ओके। अच्छा, अगर टोटल कॉस्ट है 29,50,000 पर हमें चाहिए 3 महीने की कॉस्ट 7,37,500। So, this way investment in debtors has been computed. अब अपने को क्या चाहिए? Additional investment in debtors. तो एग्जिस्टिंग जो डेटर्स बैलेंस, डेटर्स इन्वेस्टमेंट है, उससे कंपेयर करके बताइएगा। $241,666 545,833 545,833। ये आपने बताया एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। अच्छा, अब क्वेश्चन में फाइनेंसिंग कॉस्ट कुछ गिवन होगी 20%। क्वेश्चन में फाइनेंसिंग कॉस्ट अपने को गिवन है 20%। हाँ जी, 20%। तो लिखिएगा फाइनेंसिंग कॉस्ट एट रेट ऑफ 20%। तो 241,666 का 20%, 48,333 109,167। लास्ट कैलकुलेशन, नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट तो बढ़ तो रहा है 76,500, पर उसमें से 48,333 फाइनेंसर का, अपनी जेब में 28,167। पर यहां पर तो अपनी जेब से चला जाएगा, जेब में नहीं आएगा, जेब से चला जाएगा। कितना? माइनस 24,167। तो देखो भी, हम पल्ले से तो कुछ डालेंगे नहीं ना, हम तो ऐसा केस पिक ही नहीं कर सकते। सर, बैड डेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स की होगा। अच्छा, बैड डेट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। आप कोई और रेकमेंडेड अप्रोच बता सकते हैं? एज परसेंटेज ऑफ डेटर्स। तो डेटर्स भी तो सेल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो डेटर्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आप ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि डेटर्स को कॉस्ट का परसेंटेज निकाल लो, ये तो आप बिल्कुल नहीं कहना चाहेंगे। अगर मैंने कस्टमर को सामान बेच दिया तो जितने में बेचा सो बेचा, उसमें से कुछ रुपए उसने नहीं दिए, तो मेरे ख्याल से डेटर सेल वैल्यू ही तो होता है। हाँ जी, तो कौन सा केस ठीक रहेगा? अच्छा, 2 मंथ्स। ठीक है, तो लिखिएगा
present credit period of 1 month, present credit period of 1 month is recommended to be increased. Present credit period of 1 month is recommended to be increased to 2 months. Recommended to be increased to 2 months as it will increase the amount of profit. It will increase the amount of profit to the extent of rupees 28,167. 28,167. फिर तो हम कहेंगे एग्जिस्टिंग सिचुएशन को चलने दीजिए और क्या। चले, ये 2 क्वेश्चंस के आंसर हमने दे दिए हैं। मैंने आपको कहा है कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत पूछे जाते हैं, सीधे साधे क्वेश्चन जिसको आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 28। हाँ जी, ए कंपनी इज मेकिंग सेल्स ऑफ ₹50 lakhs by extending credit of 30 days to its customers. Variable cost is 70% of sales. It is believed that sales can be increased by liberalizing the credit period from 30 days to 90 days. Sales manager has given the following estimates of sales under different credit period options. Policy first, second, third, fourth डिटेल्स हमारे सामने है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है। Which policy is best for the firm given that cost of capital of the firm is 15%, year may be taken equal to 360 days. देखो इस क्वेश्चन में फर्क क्या है कि पूरे क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट का कहीं नाम नहीं है। हमने जो पिछले 2 क्वेश्चन करे उसमें फिक्स कॉस्ट होता तो था। अब हम आप ये सीखना चाहते हैं अगर क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट ना हो तो हम सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। हेडिंग डालेगा इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस क्रेडिट पॉलिसीज। इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस क्रेडिट पॉलिसीज, कॉलम्स तो वही हैं, पर्टिकुलर्स, एग्जिस्टिंग, प्रोपोज्ड। प्रपोज में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। प्रपोज में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, प्रेजेंटली क्रेडिट पीरियड कितने दिन का है? 30 दिन का। आप इसे बढ़ाकर कितना करना चाहते हैं? या 45 या फिर 60 या फिर 75 और या फिर 90। तो जी ये सिचुएशन प्रेजेंट भी है और ये सिचुएशन प्रोपोज्ड भी है। क्या ये बात सही? हां, तो सेल्स से शुरुआत करते। सेल्स बताइए, प्रेजेंटली सेल्स कितनी है? 50 lakhs। और ये सेल कितनी हो जाएगी? 56 lakhs। ओके, आगे बताइए। 60 lakhs। पॉलिसी थर्ड में बताइए। 65 lakhs। पॉलिसी फोर्थ में बताइए। 72 lakhs। ठीक है एकदम। वैसे तो आप सेल्स में से वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों ही माइनस करना चाहते, पर इस क्वेश्चन में क्या है कि फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, तो फिर हम माइनस तो कर नहीं सकते, लेकिन हम वेरिएबल कॉस्ट तो माइनस कर सकते हैं ना।
वेरिएबल कॉस्ट में से कितना गिवन है? ठीक है, तो आइए सेल्स का 70% वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट किया जाए। तो 70% जाने 35 लाख। नेक्स्ट केस में बताएं 39 लाख 20,000। 42 lakhs 45 lakhs 50,000। 50 lakhs 40,000। ठीक, अब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन तो पता चल जाएगा। तो ये हो गया 15 लाख रुपए। अच्छा, 16,80,000 रुपए, 18 लाख रुपए, 19,50,000 रुपए, 21,60,000, 21,60,000 रुपए। अब एग्जिस्टिंग सिचुएशन से कंपेयर करके आप एडिशनल बता सकते हैं। पहले 15 लाख, फिर 16,80,000, तो कितना बढ़ गया? 1,80,000। यहां बढ़ गया 3 लाख रुपए, 4,50,000 रुपए और 6,60,000 रुपए। पर ये जो आपने कैलकुलेट किया इसको हम कहें क्या? दोबारा बोले, इंक्रीज इन, सही बात है, मुझे कहना चाहिए इंक्रीज इन प्रॉफिट। इंक्रीज इन प्रॉफिट कहना चाहिए ना। इतनी बात तो आप समझिए, इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन और इंक्रीज इन प्रॉफिट का एक ही मतलब होता है, फिक्स कॉस्ट सेम ही होगी ना। मैं कहता हूं कोई एक फिक्स कॉस्ट अपनी तरफ से एज्यूम करके पता कर लो प्रॉफिट, फिर आप इंक्रीज इन प्रॉफिट देखेगा वो भी यही आ जाएगा। इतनी बात आप समझ सकते हैं, जितना कंट्रीब्यूशन बढ़ता है उतना ही प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ने थोड़ी बढ़ना है। मैं तो कहता हूं क्वेश्चन ने फिक्स कॉस्ट ना कह के हमारा काम आसान ही करा है। हमने इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन निकाला, हमने कहा जी यही इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन है, यही इंक्रीज इन प्रॉफिट है कि नहीं। अब हमें डेटर्स के बारे में बात करनी है और हमें फाइनेंस के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। तो आप लिखिएगा इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। हाँ जी, क्रेडिट पीरियड 30 दिन, डेटर्स बैलेंस 30 दिनों की सेल, इन्वेस्टमेंट 30 दिनों की कॉस्ट। पर समस्या कि जी हमें 30 दिनों की कॉस्ट ही नहीं पता, और वो इसलिए नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन ने फिक्स कॉस्ट नहीं बताई। देखो जी, पहली प्रायोरिटी तो ये है कि आपको टोटल कॉस्ट के बेसिस पर अपना आंसर देना चाहिए। पर अगर किसी वजह से आप टोटल कॉस्ट नहीं बता पा रहे हैं तो फिर आप प्रायोरिटी नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर आंसर दे दो, ये कहकर के मेरी वेरिएबल कॉस्ट ही मेरी टोटल कॉस्ट। पर अगर किसी क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट का बेस भी नहीं लग रहा तो तीसरा बेसिस तो कहीं नहीं गया, सेल्स के बेसिस पर आंसर दे देना। हालांकि सेल्स के बेसिस पर डेटर्स बैलेंस आ जाता है, डेटर्स बैलेंस पर आंसर देना है तो गलत, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी में फिर आदमी ये काम भी करेगा, लेकिन वो मेरी लास्ट प्रायोरिटी होगी।
पहली प्रायोरिटी टोटल कॉस्ट का बेस बनाए, दूसरी प्रायोरिटी वेरिएबल कॉस्ट का बेस बनाए। हमें इस क्वेश्चन में यही काम करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स के ब्रैकेट में लिख लें ऑन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। हां देखिए, अगर क्रेडिट पीरियड 30 दिन का है तो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स है 30 दिनों की वेरिएबल कॉस्ट। एनुअल वेरिएबल कॉस्ट है 35 लाख। 360 दिनों से डिवाइड करें, 30 दिन से मल्टीप्लाई करें। 291,667। ओके, एनुअल वेरिएबल कॉस्ट है 39,20,000। 360 से डिवाइड करें, 45 से मल्टीप्लाई करें। 4,90,000। चलिए, ये आपने सीधा मुझे बता दिया 7 लाख। 947,917। फिर से बोली। 947,917। लास्ट में बताएं। 12,60,000। 12,60,000 रुपए। तो ये आपने इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स बताया और वेरिएबल कॉस्ट का आपने बेस अडॉप्ट किया। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। अब आप एग्जिस्टिंग सिचुएशन से कंपेयर करके बताएं, डेटर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ कितनी रही है? फिर से बताएं। 198,333। 408,333। 656,250। 968,333। 968,333। अब सवाल यह कि डेटर्स में इतनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने पैसे जरूर फाइनेंस करवाए होंगे। अच्छा, अगर आपने पैसे फाइनेंस नहीं भी करवाए तो अपने पैसे लगाए होंगे, तो आपके अपने पैसे मुफ्त में आते हैं। आपके अपने पैसे भी ऑलरेडी कहीं इन्वेस्टेड हैं, तो उसकी भी तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना। मैं तो कहता हूं दूसरों के पैसे का तो इंटरेस्ट कॉस्ट समझ में आता है, खुद के पैसे का भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। इसका मतलब कॉस्ट तो है, भले ही उधार के पैसे पर कॉस्ट हो या फिर खुद के पैसे पर कॉस्ट हो। फाइनेंसिंग कॉस्ट एट रेट ऑफ 15%। तो प्रपोज्ड पॉलिसी फर्स्ट में 15% बताएं। 29,750। 61250। 98,438। 145,250। 145,250। अब आप लिखिएगा नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट। देखो भाई, कमाया तो 1,80,000, उसमें से 29,750 तो चला गया, अपने पास क्या बचा? 150,250। 2,238,750। 35,1
562 514,750। तो आपको तो फैसला तो सुनाना ही है। पॉलिसी फोर्थ के फेवर में आप हैं, क्योंकि यहां नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट मैक्सिमम। हाँ ठीक है ना, पक्का कंक्लूजन लिखेगा। It is recommended to adopt proposed policy fourth because it will be most beneficial under the given circumstances। अच्छा, ये आपने देखा होगा इन तीनों क्वेश्चन में डेटर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। और वो क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपका क्रेडिट पीरियड बढ़ गया। क्रेडिट पीरियड बढ़ गया तो डेटर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ ही जाएगा। डेटर्स में बढ़ी हुई इन्वेस्टमेंट को कहीं से फाइनेंस करवाना पड़ गया, अकॉर्डिंगली उसके ऊपर इंटरेस्ट का खर्चा पड़ गया। यस यस, ऐसा भी तो हो सकता है कि डेटर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाए। मेरा मतलब है, मान लीजिए पहले डेटर्स में आपके 1 लाख रुपए फंसे हुए थे। हमें पता चला जी अब डेटर्स में हमारे 1 लाख रुपए नहीं फंसे, अब डेटर्स में हमारे खाली 80,000 रुपए फंसे हुए हैं। दूसरे शब्दों में डेटर्स में जो ऑलरेडी 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड थे उसमें से 20,000 हमें वापस आ गए। डेटर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है तो घट भी सकती। भाई घटी हुई इन्वेस्टमेंट का क्या करिएगा? अच्छा ये सोचो, पैसा है तो हमारा ही, अगर कोई हमें हमारा ही पैसा दे दे तो हमें इस पर खुश होने की क्या जरूरत है भाई? जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमने टैक्स ज्यादा दे दिया, उन्होंने वापस कर दिया। लो, हमारा ही तो पैसा था जो वापस कर दिया, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? लेकिन खुश होने वाली बात बनाई तो जा सकती है ना। सोचो कैसे खुशी आपको मिल सकती। हाँ, अब जब ये पैसे आ ही गए हैं तो इनका कुछ ना कुछ तो करिएगा ना। इसको कहीं इन्वेस्ट कर देते, कुछ कमा लेंगे इसके ऊपर। या हो सकता है पहले आपने कोई कर्जा ले रखा होगा, कोई लोन ले रखा होगा, लोन रीपे कर दो ताकि इंटरेस्ट ना देना पड़े। माना आपके पैसे आपको मिले हैं, वो भले ही फाइनेंशियल एडवांटेज नहीं है, लेकिन उस पर फाइनेंशियल एडवांटेज हासिल तो किया जा सकता है। क्या ये बात सही? इसका मतलब अब मैं इन लाइंस पर सोच सकता हूं। मैं जरूर सोचना चाहूंगा अगले क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन को करने के बाद अगर टाइम मिला तो एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिया जाए। शुरू में तय किया गया था ना कि इन 4 क्वेश्चंस को करने के बाद रिव्यू करा जाएगा, सिचुएशन देखेंगे और जैसा ठीक समझेंगे वैसा फैसला लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 31। ए कंपनी हैज सेल्स ऑफ ₹10 lakh. Average collection period is 50 days. Bad debts losses 6% of sales. Collection expenses 10,000. Cost of funds is 15% per annum. The company has 2 alternative collection programs. एक तो प्रोग्राम फर्स्ट है, दूसरा प्रोग्राम सेकंड है। एवरेज कलेक्शन पीरियड रिड्यूस्ड टू, कलेक्शन पीरियड कम हो रहा है आपका, पिछले तीनों क्वेश्चन में बढ़ा था। बैड डेब्ट्स लॉसेस रिड्यूस टू, कलेक्शन एक्सपेंसेस, इवैल्यूएट विच प्रोग्राम इज वायबल। आप हेडिंग डालिएगा इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स। हेडिंग डालिएगा इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स।
इसको अंडरलाइन करें और इसके आगे लिखें इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स के आगे लिखेगा सिंस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग total cost and variable cost is not available since the information regarding total cost and variable cost is not available, it is decided to compute the investment made in the debtors. It is decided to compute the investment made in the debtors on the basis of सेल्स वैल्यू। तो ये हमारी मजबूरी ही सही पर ये फैक्ट है, हम क्या करें, हमने फैसला करा है कि हम इन्वेस्टमेंट को सेल्स वैल्यू पर बताना चाहें। तो अगले पैराग्राफ में लिखेगा एट प्रेजेंट द कलेक्शन पीरियड इज 50 days. At present, the collection period is 50 days, and as such, the debtors balance must be representing 50 days credit sales. The debtors balance must be representing 50 days credit sales, that is ₹10 लाख जो कि एनुअल सेल गिवन है, 365 दिनों से डिवाइड करिए, ये हो गई एक दिन की सेल। हम जानना चाहते हैं 50 दिनों की सेल। 136,986 ये है आपका प्रेजेंट डेटर्स बैलेंस जो 50 दिनों की सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगले पैराग्राफ में लिखेगा इन proposed program first, the collection period will become 40 days. In proposed program first, the collection period will become 40 days, and as such, the debtors balance will be representing 40 days credit sales. 40 days credit sales. ₹10 lakh multiplied with 40 divided by 365, 109, क्या आप कह रहे हैं 109,589। तो डेटर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। आप मुझे बताएंगे कि कितनी कम हो गई? डेटर्स में इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो गई? दोबारा बोले। 27,397। अब लिखे hence the investment in the debtors
the investment in the debtors will be reduced by rupees 27,397. ओके, आगे लिखेगा इन प्रोपोज्ड प्रोग्राम सेकंड, in proposed program second, the collection period will become 30 days. In proposed program second, the collection period will become 30 days. And as such, the debtors balance will be representing 30 days credit sales. That is 10 lakh multiplied with 30 divided by 365. 82192. अब फिर से एग्जिस्टिंग सिचुएशन से कंपेयर करके बताइए कि डेटर्स में इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो रही है? 54794. आपने कहा 54794, तो आप लिखें हेंस द इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स will get reduced by rupees 54,794. चलिए, ये आपने बेसिक कैलकुलेशन पहले करके रख ली. अब सवाल ये है कि जी प्रोग्राम फर्स्ट अडॉप्ट करना है कि प्रोग्राम सेकंड अडॉप्ट करना, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल होगा? उसके लिए आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी, इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस कलेक्शन प्रोग्राम्स. पर्टिकुलर्स प्रोग्राम फर्स्ट एंड प्रोग्राम सेकंड. देखो जी, कहीं पर कोई भी फैसला लेना हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स का कंपैरिजन ही तो होता है. फेवरेबल अनफेवरेबल फैक्टर कंपेयर करे जाते हैं और हमेशा से फेवरेबल फैक्टर पहले लिखे जाते हैं. सेविंग इन बैड डेट्स. प्रेजेंटली अपने को बैड डेट होता है 6%. अगर आपने प्रोग्राम फर्स्ट अडॉप्ट किया ना तो बैड डेट घट के 4% रह जाएगा. इसका मतलब बैड डेट में 2% की कमी आ जाएगी. तो बैड डेट्स में 20,000 रुपयों की कमी आ जाएगी. और अगर बैड डेट 6% से घट के 3% रह जाए, इसका मतलब 3% की ही कमी आ जाएगी. तो बैड डेट्स में 30,000 रुपयों की कमी आ जाएगी. तो पहला काम तो आपने सेविंग इन बैड डेट्स कैलकुलेट किया, यह आपके लिए एक फेवरेबल फैक्टर है. फिर आप लिखिएगा फाइनेंशियल बेनिफिट, या फिर आप फाइनेंशियल एडवांटेज भी कह सकते हैं. फाइनेंशियल बेनिफिट ड्यू टू रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स.
तो मैं ये कह रहा था, अगर प्रोपोज्ड प्रोग्राम फर्स्ट में जाओगे तो आप ऑलरेडी ये बात कैलकुलेट कर चुके हो कि डेटर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? 27,397। और प्रोग्राम सेकंड में जाओगे तो डेटर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी 54,794। मैं ये बात आपको कह चुका हूं कि आप ही का पैसा है, वापस मिल जाए तो इस बात पे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इस पैसे को कहीं लगाकर हम कुछ कमा सकें या पहले लिए गए कर्जे को वापस हम कर सके ताकि उसके ऊपर इंटरेस्ट ना देना पड़े, तो ये तो फाइनेंशियल बेनिफिट कहा जा सकता है। अब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ फंड्स 15% दे रखा है, इसका मतलब आप अपने पैसों पर 15% का फायदा उठा सकते। फोर 110 8219। ये दोनों एडवांटेजेस फैक्टर थे जो आपने कंसिडर कर लिए। अब डिसएडवांटेजेस फैक्टर है इंक्रीज इन कलेक्शन एक्सपेंसेस। पहले कलेक्शन एक्सपेंसेस हैं 10,000। प्रोग्राम फर्स्ट में जाओगे तो 20,000 हो जाएंगे, प्रोग्राम सेकंड में जाओगे तो 30,000 हो जाएंगे। इसका मतलब कलेक्शन एक्सपेंसेस कितने बढ़ जाएंगे? प्रोग्राम फर्स्ट का आंसर 14,110 18,219। This will be the amount of net benefit। तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम सेकंड जो है वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, इस बात को हम लिख लेते हैं। It is recommended to adopt proposed program second. It is recommended to adopt proposed program second because it will be most beneficial under the given circumstances। हाँ जी, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर देने में 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। जबरदस्ती तो कोई किसी के साथ कर नहीं सकता, तो जो नहीं करना चाहे वो जा सकते हैं, और जाने वालों को तो कोई रोक नहीं सकता भाई। 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पिक करूंगा, और वो है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। A firm offers 1 month credit to its customers. It wants to know maximum cash discount that can be offered for early payment, immediate payment. Ascertain that discount rate if cost of capital of the firm is 24% per annum. देखिए, अब जो कैलकुलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। सारे बिजनेसमैन ये कैलकुलेशन करते जरूर हैं, पर कभी अपने कस्टमर को वो इसकी भनक नहीं लगने देते, और वो ये है। देखिए, अगर मैं एक प्रोडक्ट को अभी 100 रुपए में बेचने को तैयार हूं, तो इसका मतलब सामान उठाइए और 100 रुपए दीजिए।
मैं तो यही करूं। पर क्या है कि हमारे बिजनेस में ना क्रेडिट सेल खूब चलती, अब क्या करें। पर हमें इस बात का दुख है कि सामान तो मेरी दुकान से आज ही चला गया, पैसे महीने के बाद आते हैं। अब सवाल यह कि जी हम इस सिचुएशन को एडजस्ट करें कैसे। हमारा पैसा अगर महीने के बाद आएगा तो हम बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं। सामान तो हमने आज ही बेच दिया। अब मैं आपको वो सिचुएशन बता रहा हूं जो सारे बिजनेसमैन डील करते हैं, पर कभी कस्टमर को इसकी भनक नहीं लगने देते। और वो ये, उनको मालूम है, जैसा क्वेश्चन में लिखा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 24% पर एनम, लिखा हुआ ना, इसका मतलब वो है 2% पर मंथ। ये बात भी समझ में आ रही। तो हम अपने कस्टमर को कहते हैं सामान उठाओ, पैसे की चिंता मत करो। पैसे कहां भागे जा रहे हैं, पैसे महीने के बाद भी आ जाएं, अरे इसमें क्या फर्क पड़ता है, पैसों के लिए कोई काम थोड़ी करता है। जो आप भी ये स्टेटमेंट बोलता है सबसे बड़ा झूठा वही। वो अगर वो पैसे के लिए काम नहीं करता तो उसको बोलना नहीं चाहिए कम से कम। कहते हैं सामान तो उठाइए, पैसे आ जाएंगे, महीने के बाद आ जाएंगे, इसमें क्या है, पैसों की चिंता मत किया करो। हमारे साथ जो लोग काम करते हैं ना वो पैसों की चिंता नहीं करते। जब आप उसे मना लेते हो कि सामान उठाओ, वो उठा ही लेते हैं फिर सामान। कहते हैं चलो ठीक है, जब आप इतना कह रहे हो तो फिर मैं सामान उठा ही लेता हूं, पैसे मैं दे दूंगा महीने के बाद। ठीक है। उसने जाते हुए कहा कि अच्छा ये तो बताओ पैसे देने कितने, बिल कितना है। आपने कहा देखो फिर वही बात, चिंता क्यों करते हो, अरे सामान लेके जाओ, बिल में पहुंचाता हूं ना आपको, बिल आपके पास पहुंच जाएगा। अब ये घर पहुंचा पहले होता है, बिल पहले पहुंचा होता है। बिल में लिखा होता है कि जो सामान आप लेकर गए हैं इसके पैसे आप महीने के बाद दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा आपको पैसे देने हैं 102 रुपए। अब बिजनेसमैन की चालाकी देखिए, ये आदमी 100 रुपए पर अभी सामान बेचने को तैयार बैठा है। कहता है जी दुकान से उठाइए 100 रुपए में। अब ये कहता है जी 100 रुपए तो फिर आज की कीमत है, महीने के बाद पैसा आएगा तो मेरा पैसा कोई मुफ्त का है क्या। महीने के बाद तो जी मैं 102 रुपए लूंगा आपसे, और 2 रुपए क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। महीने का क्रेडिट भी तो है कि नहीं है। अब बताओ आपको मुफ्त में क्या दिया गया, आपको यही कहा गया ना, इफेक्टिवली सोचा जाए तो कैश देके खरीदते हो तो 100 का, उधार पर खरीदते हो तो 102 का। 2 रुपए क्या है, मेरी रिकवरी है, मेरा पैसा है, 1 महीने के बाद आएगा तो मैं मुफ्त में थोड़ी आने दूंगा, मुझे भी बदले में 2 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। बात समझे। अब ये कस्टमर घर पहुंचता है, बिल आया होता है 102 रुपए, ये भागा भागा आता है, कहता जी 102 रुपए महीने के बाद क्या दे रहे हैं, आज ही ले लो मुझसे, आज ही सेटल कर देते हैं। लेकिन जब मैं आज आया हूं तो डिस्काउंट मिलना तो मेरा हक बनता, तो कितने रुपए दे दूं। आपने कहा चलो ठीक है यार 100 रुपए दो, बात खत्म करो, है कि नहीं। 2 रुपए आपके माफ करें, बात फिर वही की वही। 100 रुपए में तो आप अभी वैसे ही बेचने को तैयार थे, आपने 2 रुपए माफ कर दिए। अब सवाल ये है कि जो आपने डिस्काउंट दिया है ये कितने परसेंटेज है। देखिए क्वेश्चन देखिए, लास्ट लाइन, आप अगर कस्टमर को 2 रुपए का डिस्काउंट देते हो तो कितने परसेंटेज डिस्काउंट आपने दिया। डिस्काउंट आपने दिया है 102 रुपए में से 2 रुपए, आंसर है 1.96%। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप अपने कस्टमर को अपने अकाउंट्स डिस्क्लोज करके बताओगे, अरे भाई साहब 102 रुपए ना तो हमने आपको बेवकूफ बनाने के लिए लिखा था, सही बताओ ना अपनी असली कॉस्ट तो 100 रुपए थी, तो हमने जानबूझ के 102 बता दिया आपको। ये ना हमने ना फाइनेंशियल कॉस्ट कैलकुलेट करी है। क्या ये सारी बातें कस्टमर को बताई जाती,
किसी कस्टमर के घर बिल पहुंचाया जाए तो क्या उस ब्रेकअप बताया जाता है कि हाउ वी हैव कम टू दिस अमाउंट? ये कौन बताता है? ये कौन सा बिजनेसमैन बताने लगा भाई? बिल में लिखा है 102 रुपए, बस बात खत्म। आपने उसे 102 रुपए का बिल पहुंचाया है। बिल में 102 रुपए लिखे हैं, बिल में 100 जमा 2 नहीं लिखा है, बिल में 102 लिखे हैं। आपने उसे कहा मैं 102 में 2 रुपए माफ करने को तैयार हूं। तो जब आप कस्टमर के 102 में से 2 रुपए माफ कर देते हो तो बताओ आपने उसके कितने परसेंटेज माफ कर दिए? इतना सा सवाल है। अच्छा, जब आप 2 शुरू में कैलकुलेट कर देते तो 2% था, पर समस्या यह है कि आपकी यह कैलकुलेशन कस्टमर की नॉलेज में नहीं है। कस्टमर को बिल्कुल नहीं मालूम है कि यह 100 जमा 2 है। आप जानते हैं ये 100 जमा 2 है, कस्टमर तो 102 ही जानता है, और आप 102 में से 2 रुपए माफ करने को तैयार हो। तो सीधा सा तो सवाल है, अगर 102 में 2 रुपए माफ कर दिए जाए तो ये कितने परसेंटेज होता? यही सवाल हमसे पूछा गया। लिखिए, राइट डाउन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 24% per annum और 2% per month. Cost of capital is 24% per annum और 2% per month. पर मंथ में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्रेडिट पीरियड 1 महीने का है ना क्वेश्चन में। तो लिखेगा द फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू नहीं, फ्यूचर वैल्यू, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹100, the future value of ₹100 after 1 month, the future value of ₹100 after 1 month will be ₹102. The future value of ₹100 after 1 month will be ₹102. Full stop. Hence maximum discount of ₹2 can be given, maximum discount of ₹2 can be given for early payment. Maximum discount of ₹2 can be given for early payment. तो 102 रुपए में से 2 रुपए का डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो नीचे लिखेगा मैक्सिमम डिस्काउंट इन परसेंटेज इज इक्वल टू ₹2 divided by ₹102 multiplied with 100 is equal to 1.96%. ओके, खत्म हो गया मुझसे।